नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है आरजू काज़मी का। वो और साजिद तारड़ साहब से बात कर रही हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं और उन्हें 3 साल की सजा मिली है तोशाखाना वाले मामले में। तो तोशाखाना वाला मामला पता है ना, कि मतलब जो आपको गिफ्ट मिले थे, इमरान खान को जो गिफ्ट मिले थे उसमें महंगी घड़ियां थी और भी कई चीजें थी। तो उन्होंने कम कीमत में खुद ही खरीद ली और उनको मार्केट में बड़ी कीमतों में बेच दिया। तो इस मामले में वो दोषी पाए गए हैं और इसमें उनको सजा हुई है 3 साल की। और इससे बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आ गया है पाकिस्तान में। खुद उनकी पार्टी पर संकट है, इमरान खान पर संकट है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साजिद तारड़ साहब का। सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि अरेस्ट हो गए हैं बल्कि 3 साल के लिए उनको जेल की सजा भी हुई है। अगर 1 लाख फाइन है वो जमा ना कराया तो 6 माह की कैद और हो सकती है। कोई खास लोग बाहर नहीं आए। क्या देख रहे हैं आप खान साहब का फ्यूचर? आरजू, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी एक बदनसीबी का एक और बहुत बड़ा दिन है। उसकी वजह यह है कि कभी आपने गौर किया है कि कितने वजीर आजम करप्शन में अरेस्ट हो चुके हैं? उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिलानी साहब हैं, उसके बाद ये कि और सारे करप्शन में। और ये इस्लामिक कंट्री इन्होंने बनाया था, पाकिस्तान बनाया था कि ये जी इस्लाम का किला है। अभी भी कहते हैं ये किला है, इस्लाम का बहुत बड़ा किला है यहाँ पे। द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर है आज। कभी किसी ने सोचा है ये क्या, यहाँ पे क्या बंदर पार्ट हो रही है ये, और 76 सालों से हो रही है। मैंने कल इस पे एक ट्वीट किया और कई लोगों ने इस पे जवाब दिया। आरजू, कल मैंने ट्वीट किया था कि इज देयर एनी पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान। मैंने तो देखी थी। कई बच्चों को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसका मेरा आर्गुमेंट ये है कि कितनी कौमें आपने देखी होंगी जो अपनी ही मादरे मिल्लत को 76 साल से लूट रही होंगी और उसको उसको तार तार कर रही हैं। ना इज्जत का हया है, ना खौफ है, ना कुछ है। आज मैं जो इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, एक भी लौंडा लपाड़ा वहां नहीं खड़ा था जमान पार्क के कोई एहतजाजन ही खड़ा हो जाता। ये इतना सा है, ये हकीकी आजादी है, जिहाद है, पता नहीं क्या रंग रंग के ये नारे लगाते हैं। हालांकि इन्हें पता है हमारे डीएनए में ये चीजें मौजूद ही नहीं है। आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर के सामने आप खड़े नहीं हुए। पुलिस के 2 थप्पड़ पड़े तो आप शाम को 9 मई को मजम्मत करके बाहर निकल आते हैं। खान साहब के बारे में भी मशहूर यही। ये जो तारड़ साहब ने बात कही है ना, ये बड़ी ऑथेंटिक और बहुत गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है और इसकी शुरुआत आज से नहीं होती है। इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से, कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया तो तलवार के डर के मारे कन्वर्जन शुरू हो गया। तो ये जो बात इन्होंने कही है कि किसी भी इन्वेडर के खिलाफ ये कौम लड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि तारड़ साहब ने ही अपने कई इंटरव्यू में ये बात समझा चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और इसका प्रमाण क्या है। सुनिए। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300-300 के औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे। फॉरेन इन्वेडर थे और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए। लेकिन आज जब बात करते हैं तो जी हमारे पास तो जज्बा है और काफिरों को तो मसल देंगे, और एक जो मुसलमान है वो 10 पर भारी है और ऐसा है और वैसा है। और जब भारी था तो ये आप लोग अब जबरन कहते हैं क्योंकि अपने आप को साबित करना है, क्योंकि आप लोग कमजोर थे कि आप लोग कन्वर्ट हो गए। और आज आपको वो बात हटानी है कि नहीं हम कमजोर नहीं थे। इसीलिए ये नैरेटिव दिया जाता है कि एक 10 पर भारी है। फिर तो वो जो 71 में 93,000 जो सरेंडर किया था जिन्होंने, वो तो 10 में कर दो तो भैया वो तो पूरा इंडिया फतह कर लेना था उनको, लेकिन बेचारे सरेंडर कर गए। खान साहब के बारे में हमारे एक बहुत बड़े एंकर ने कहा था
कि ये 2 दिन अंदर गुजारने की सलाहियत नहीं रखते। एक तो जरदारी साहब ने कहा था ना, छिपकलियों से डर लगता है छिपकली, और दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था जब जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। तो देखें अब वहां लोरी कौन सुनाता है आज खान साहब को? ये तो लोरियों वाले दोस्त है ना, ये तो किसी के गोद में सर रख के सोने वाली, चूड़ियां खाने वाली कौम है। और हालांकि इन्हें ये नहीं पता, सियासत में आने से पहले ये सोचना चाहिए जेल में जाना सियासत का हिस्सा है, और बिलखसूस अगर करप्शन की हो, गोगियां पाली हो, उस्मान बुजदार पाले हो, तो फिर ये उसका हिस्सा होता है। अब उसमें आज मैं ये कहूंगा कि कहा जा रहा है कि ये जी अपील करेंगे, ये वहां करेंगे, अपील यहां करेंगे। इनके कई चाहने वाले हैं जो आपकी रॉयल ब्रिटिश आपकी पॉलिटिकल अदलिया है, जो सलाहियत रखती है 16 मिनट में 16 जमानतें देने वाले, आज तड़प रहे होंगे और वो बिल्कुल जमानतें वो तैयार करके बैठे होंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जो आपने कहा है कि बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब देखें, अब ये इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहिए इन्हें, और यहीं से मैं कहता हूं शुरू कर लें तो बेहतर है। तोशा खाना में जो तजलील हुई पाकिस्तान की, सऊदी अरेबिया की नजरों में जिस तरह तजलील हुई, अगले दिन जो जिन्होंने घड़ी आज खरीदी हुई है जहूर साहब, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो सऊदी गवर्नमेंट जो है किसी कीमत पर भी वापस लेना चाहती है। और जो उसके बाद जब दोबारा दूसरे दौरे पर गए थे तो उन्होंने सिर्फ खजूरे, आबे जमजम और तस्बीह हाथ में दे के कहा था कि यार वापस चले जाओ जल्दी। तो उसमें इन्हें किसी को ना को हया है ना शर्म है, मजहबी पार्टी बना लिया, सियासत का टर्न देकर रियासत मदीना बनाकर लोगों को चूरन बेच रहे हैं नई कौम को। आज देखें, मैं तो कहता हूं कि इनका एहतसाब होना चाहिए, ना सिर्फ इनका, इनकी पूरी टीम का एहतसाब होना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब जी। लेकिन सर इनको जो लोग लाए एस्टेब्लिशमेंट से, फौज के जो लोग जिन्होंने इनका वो कब अंदर जाएंगे? अरबों रुपए इस कौम के जाया किए उन्होंने इमरान प्रोजेक्ट पे, और कौम के कई साल बर्बाद कर दिए, और पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप सबके साथ खराब कर दिए। मैं समझता हूं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा आगे होने वाला क्या है। आगे होने वाला ये है कि एक तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस आ चुका था। अब ये सजा याफ्ता हो चुके हैं। अब ये इंट्रा पार्टी में खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, चेयरमैन का अपनी पार्टी के अंदर। एक तो ये मसला बन गया है। बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, उन्होंने बल्कि सेनेट की टिकट दी थी, उनके नीचे साइन उनके थे, वो सारे के सारे टिकट वापस कर दिए गए थे। अगर इंट्रा पार्टी के इलेक्शन नहीं होते तो इनका बल्ले का साइन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब इस वक्त मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मैं कहता हूँ कोई आज शाम जमान पार पे कुछ चंद काले बकरों की शामत आई होगी, कुछ काली मिर्चें जलाई जाएंगी, सुरख मिर्चें जलाई जाएंगी, कुछ बकरियां, कुछ मुर्गियां जिंदा जलाई जाएंगी। बस यही है आपके मुकद्दर, आपके किस्मत में यही है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये कि दुख के साथ एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ये कहते हैं इस्लाम के नाम पे रखी है, और उसका एक और वजीर आजम करप्शन में जेल चला गया, और जो कहता है कि मैं सादिक और अमीन। बिल्कुल, लेकिन सर बताया यही जा रहा है कि बड़ी जल्दी इनकी बेल हो जाएगी और ये फिर बाहर आ जाएंगे। खैर इनको तो 1-2 दिन भी अगर रहना पड़ गया तो शायद बहुत मुश्किल होगा। खान साहब को आदत नहीं है इन सब चीजों की, जेलों में जाने की। दूसरों को तो है लेकिन खान साहब को नहीं है। लेकिन सर साथ साथ इलेक्शंस भी बताया जा रहा है कि जी अब आगे हो गए, मर्दमशुमारी होगी, उसके बाद का कोई कहानी सुनाई जा रही है। तो क्या लग रहा है फिर दोबारा फौज क्या ये इंतजार कर रही है कि अच्छे से इमरान खान को साइड पे कर दें? डर किस बात है सर? इमरान खान की इतनी बैड परफॉर्मेंस थी, फिर इतना क्यों डर रहे हैं इमरान खान से लोग? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में तो बाजवा साहब खुद कंसर्न थे। वो कहते थे कि अगर कुछ अरसा ये खुद रहा, उन्हें पता तो चल गया था सारा। जब खान साहब ने खुद फरमाया था कि मेरी बीवी को 48 आवर्स पहले ही पता चल जाता है पाकिस्तान में क्या होने वाला है, तो वो घबरा गए थे। वो भी शब्बर जैदी साहब भी चीखे अगले दिन के ये कुछ महीने और रहते तो खत्म थी गेम सारी। शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि खुदा का शुक्र है हमारे बोर्ड में नहीं है, अगर हमारे बोर्ड पे होता तो अब तक शौकत खाना भी बंद हो जाना था। ये लेकिन ये कि दर हकीकत मेरा ये क्वेश्चन ये है, आरजू आपको इलेक्शन की जरूरत है? आपको इकोनॉमी की जरूरत है भाई। आपको इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, आपको एग्रीकल्चर की जरूरत है, आपको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एक फेक इलेक्शन और करा के क्या चाहते हैं उसमें से? 2018 में जिस तरह का इलेक्शन हुआ था उस तरह का एक इलेक्शन 2023 में हो जाएगा। उसी तरह फिर टूटी फूटी पार्टियां, हर पार्टी के पास 20-20 सीटें होंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, फिर वही करप्शन है। ये इलेक्शन, ये क्या चाहते हैं आप इलेक्शन?
और कौम के पाकिस्तान को सर्वाइवल का इशू है इस वक्त भाई। इस वक्त इसको इकानमी की जरूरत है, और उस इकानमी को ठीक करने से पहले करप्शन को ठीक करें, अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो दें। खुदारा को 15,000 बंदों 15,000 लोगों का नाम ECL पे होना चाहिए आरजू, ASAP बेसिस पे। सर हमारे यहाँ तो बड़ा, हमारे कई एंकर्स तो बड़ा रो रहे हैं टीवी पर आके, वो कह रहे हैं कि जी आज तो हमने वो 370 जो हटाई है भारत ने, आज तो हमने उस पर धमाल डालनी थी, अफसोस करना था, पूरे पाकिस्तान में बैनर लगे हुए तो वो उसके बजाय इमरान खान हो गया। आज के दिन ही क्यों इमरान खान का फैसला सुनाया, तो 370 सब भूल गए भाई। 370 उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, जो मर्जी उसका वो करें। आपने बल्कि खान साहब ने तो, लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि खान साहब की ये इनकी मिली भगत थी, सारा कुछ था, सारे शामिल थे, लेकिन उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, उसके साथ इनका क्या लेना देना। आपका तो वो तो चलें, वो तो तरक्कियों में है, आपका तो सर्वाइवल मोड, आपका सर्वाइवल का इशू चल रहा है इस वक्त। आप देखें तो अगर, वैसे ये बात सही है, इसके पीछे हो सकता है कि भारत का हाथ हो भाई। हर चीज में तो आप भारत का हाथ बता देते हैं ना पाकिस्तान के लोग, तो हो सकता है कि इस चीज में भी कि अरे यार कहाँ 370 के पीछे पड़े हो, उनको बड़ा धमाका करवाते हैं, बड़ा कांड करवाते हैं, जिसमें सारी मीडिया लग जाएगी उसी में, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं तो कहाँ 370 की बात होगी। और 370 से याद आया कि एक बड़ा पाकिस्तानी मीडिया में ही एक की क्लिप है और वो बड़ी वायरल हो रही है। उसमें रिपोर्टर जाकर 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में लोगों से कुछ पूछ रही हैं और लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छा ये क्या होता है। अब सोचिए कि ये तो है पाकिस्तान का। सुनिए जरा, देखिए। मुल्क भर में और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आज हम आवाम से पूछेंगे कि मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है। योम यकजहती कश्मीर है क्या? ये तो योम यकजहती को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। 5 फरवरी को मुल्क भर में योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, क्या कहेंगे? कब मनाया जाता है? 5 फरवरी क्या है? मुझे कोई पता नहीं जी। योम यकजहती कश्मीर जो है, योम यकजहती कश्मीर है क्या? ये क्या होता है? oh, no! ये कश्मीरियों का मसला है, अभी क्या पता। आवाज लगाए और उनके साथ खड़े हो जाए। देख लिया आपने। तो ये है सच्चाई। लोगों को भी अब पता चलने लगा है कि कश्मीर का चूरन दे दे के 75 ईयर्स में इन्होंने हमें लूटा है, हमारा खून पिया है, हमारी मेहनत की कमाई पर अपनी अय्याशियां की हैं। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो जो मैंने हाल आपका देखा है, वो कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आप IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन को वजीर आजम बनाना चाहते थे। ये आपके हालात हैं, ये आपकी कौमियत है, ये आपका कोई समझ से बाहर है। लेकिन आरजू, अगर आपने अकल के नाखन ना लिए जल्दी, हालात खराब। मुझे उम्मीद नहीं, मैं सख्त ना उम्मीद हूं, क्योंकि 76 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। एक भी लीडर नहीं, मर्दे मोमन पैदा नहीं हुआ 76 साल में, तो आगे क्या हो जाएगा। और 4 टुकड़ों में आप तकसीम हो चुके हैं पहले ही। 4 मुख्तलिफ पार्टियां हैं, 4 मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, फराडी हैं, वो लूट रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं डॉलरों की बोरियां भर भर के। गरीब गरीब तरीन हो रहा है, अमीर अमीर तरीन हुआ जा रहा है। बस यही हालात है आपके, और इसको रोकने वाला अभी तक मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी तो कहा जा रहा है कि वो एक लंबे अरसे रहेगी और फॉरेन इलेक्शंस नहीं है, तो क्या IMF और दूसरी डील्स जो चल रही हैं, चाहे कोई भी हो, क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट संभाल पाएगी? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि IMF के मुलाजमीन और ये सब आ रहे हैं। देखें, इस वक्त हफीज शेख साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने सुना है, आगे लेके आ रहे हैं वो, लेकिन ये बदनसीबी है। ना IMF का पैकेज आपके लिए कामयाबी की अलामत है, ना हफीज शेख आपकी कामयाबी का अलामत है, ना नवाज शरीफ बचा सकता है आपको। किसी के मुंह से अभी तक मैंने पाकिस्तान के रोड मैप नहीं, इकानमी का रोड मैप नहीं सुना। किसी ने कहा हो कि मैं इस तरीके से पाकिस्तान की इकानमी ठीक करूंगा, मैं किस तरीके से लग्जरी गुड्स को बैन करूंगा, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा, किस तरीके से बिजली को सस्ता करके मैं फैक्ट्रियां लगवाने की कोशिश करूंगा। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना। ना मैंने कोई किसी के मुंह से सुना है कि हम IT के बारे में करेंगे, हम वो किसी के लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है अभी तक। हाँ, हफीज शेख साहब आएंगे, जाहिर वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए आएंगे, और चाइनीज जो है वो 4 दिनों के लिए आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर यही होगा, वो IMF को प्रोटेक्ट करेंगे। चाइनीज अपने CPEC पे रोना रो रहे हैं, मातम ज़दा है, 26 बिलियन आप खा गए आप उनका। बस यही कश्मकश चलती रहेगी। लेकिन इसमें मुझे पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है? IMF और CPEC की लड़ाई है, पाकिस्तान कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन है। 25 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान किधर है भाई?
ये तो 10,000 लोग हैं जो आप मुझे ये बताएं, सी पैक के ऊपर से कमीशनें जो लेते हैं ये लूट रहे हैं पाकिस्तान को सी पैक के एक उसमें तनाजर में। इसमें आम पाकिस्तानी का क्या फायदा है? IMF का पैकेज आया तो किसी ने बताया IMF के पैसों से हम क्या करेंगे? आम आदमी को उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। ये वो जो 5-10,000 लोग हैं जो बड़े शहरों में बैठे हैं, लूट रहे हैं मजे के साथ, बच्चे सबके लंदन और टोरंटो। सर हमें तो रशियन ऑयल भी गले पड़ गया जिस तरीके से फ्यूल प्राइस हुई है, और सुना है कि अगस्त के मंथ में एक बार फिर पैसे बढ़ाए जाएंगे फ्यूल के। तो वो रशियन ऑयल फिर किस काम का है जो मुसद्दिक मलिक साहब बार बार बताते हैं? वो भी एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा। इधर से एक टोपी उतार के दूसरे के रख दी, एक बंदर पाठ बनाया कि मेरे में नेशनलिटी, किसी को पता ही नहीं है कि मुल्क में हो क्या रहा है। मुझे ये बताएं, 14 पार्टियां मिलके जब 14 मिनिस्ट्रियों को लूट रही हो, जिस तरह चूस रही हो खून पाकिस्तान का, फिर उसमें यही कुछ होगा आज भी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, इस पे पूरे पाकिस्तान को आज इस पे मातम करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि आपका हर वजीर आजम करप्शन में क्यों पकड़ा जाता है? आपका हर वजीर आजम करप्ट क्यों है? ये सवाल है आज। मेरा इमरान खान का सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है कि ये क्या हुआ है। ये तो प्रूवन हो चुका है ना कि तोशा खाना में उसने जो फ्रॉड, हाथ की लिखी हुई रसीदें उसने दी हैं, जो कुछ भी दिया, प्रूव हो चुका है सारा कुछ। लेकिन क्या बात है, ये इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर करप्ट क्यों है? इस पे रोना आ रहा है मुझे आज अमेरिका के अंदर। सर इमरान खान ने कोई ब्रिगेडियर साहब, या पता नहीं सुना उनकी तरक्की हो गई, मुझे नहीं पता हुई है या नहीं, लेकिन 12 ब्रिगेडियर वसीम चीमा, इनका नाम भी लिया था। इमरान खान ने कहा था कि तोशा खाना के गिफ्ट तो इन्होंने बेचे, अदालत में इनको बुलाया जाए, लेकिन क्योंकि वो फौजी हैं तो उनको नहीं बुलाया गया। नहीं, बुलाना क्या था, इन्होंने नाम ही नहीं दिया उसके गवाह में। अदालत अपनी मर्जी से क्यों बुला ले? गवाही तो इन्होंने देनी थी। 4 बंदों के नाम दे दिए टूटे फूटे जो टैक्स बनाने वाले थे, इन्होंने इनको खुद नाम। लेकिन शाम को मेरा ख्याल है किसी ने दवाई दे दी होगी कि भाई अगर यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहो। लेकिन ये तो फिर आरजू जो कुछ भी है, जिसका भी नाम ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे फौजी भाई हैं तो पाकिस्तानी ना। पाकिस्तान के फायदे की क्यों नहीं सोचते? एजेंसियां सारा मुल्क चला रही है तो वो एजेंसियों वाले भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन तो सर उनकी फैमिलीज तो यहाँ नहीं है सर, जो एजेंसी वाले या जो आर्मी वाले, उनकी फैमिलीज कौन सी हैं सर? सब कनाडा बैठे हुए, सब कनाडा, यूके, दुबई। ये तो मैं एग्री करूंगा, ये तो मैं एग्री करता हूँ। मैं मोहल्लात की मैंने सोचा, बताया था आपने कहा था ना करें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक लंदन से, दुबई से और टोरंटो, 3 जगहों से आपके जो रूलर रहे हैं, जो इस वक्त भी जो मुलाजमीन हैं 20-20 ग्रेड के, उनके जो मोहल्लात हैं, उनकी मैं सोच रहा था मूवीज बना के तो मैं किसी इंटरनेशनल मीडिया पे दूं। मैं पाकिस्तान को क्या मैंने देनी है, वहां किसी ने क्या चलानी। लेकिन वो मैं IMF को भेजूं एक वीडियो, और सोच रहा हूँ कि एक वर्ल्ड बैंक को भेजूं, स्टेट डिपार्टमेंट को भेजूं, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ CNN फॉक्स चैनल वालों को दूं कि ये देखो 76 साल में हमने ये बनाया है भाई। ये जो तुमने अफगान जिहाद हमसे कराया था, ये बड़ा लंदन की प्रॉपर्टी है, ये हमारी टोरंटो की प्रॉपर्टी है, और ये हमारे साथ हो रहा है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो जो है वो सारी उसमें वो वीडियो हार्वर्ड को भी भेजूं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को भी भेजूं कि भाई ये आपके जो डिग्रियां दी हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग सिखाते हैं, इनको फ्रॉड सिखाते हैं स्कूलों में। ये सारे आपके ग्रेजुएट हैं पढ़े हुए, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया इन्होंने। ये सारा मेरा एक प्रोग्राम है, ये मैं करूंगा ये आरजू, मुझे तस्कीन नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूं कि मैं ये इन लोगों को बताऊं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये आपके जो एंग्लो सैक्सन, जो आपके ये जो ब्रिटिश आपके जो एजेंटों के पोते दोते हैं, और फिर मैं बल्कि कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ये CSS और ये SSP ये बनाना, ये सारा ब्रिटिश सिस्टम है सारा। ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, जब इनको इतनी अनलिमिटेड पावर मिल जाती है, वो नशे में चूर हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। ये सारे का सारा एंग्लो सैक्सन सिस्टम जो है, इसने तबाह करके रख दिया पाकिस्तान को। गुलामी का सोच ही नहीं तब्दील हो सकी इनकी। तो लेकिन क्या करें? सर आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं पता कि ये पैसा लेके कहाँ जाते हैं? डुअल नेशनल है, दो पासपोर्ट रखे हुए, हर चीज पता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ये सर्व करते हैं ना, अपने आका को सर्व करते हैं। उन्हें तो अपना इंटरेस्ट चाहिए ना। अगर IMF के ऑब्जेक्टिव उनको हासिल हो रहे हैं, हु केयर्स अबाउट द लोअर मिडिल क्लास और लोअर रिजवाना के बारे में IMF को सोचने की क्या जरूरत है भाई? तो सर मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जो आप कह रहे हैं कि आप वीडियो बना के इनको दिखाएंगे, इनके घर और महलात, तो इनको तो पहले पता होगा। ये इतने बेखबर लोग तो मुझे नहीं लगते। नहीं, मैं उसको पब्लिक में लेके आना चाहता हूँ।
मैं पब्लिक में बताना चाहता हूं, यहाँ के रहने वालों को, अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे इंस्टीट्यूशन हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को बताना चाहता हूं कि खुदा राई, इनसे जाने से पहले को हल्फिया बयान लिखवा लिया करो कि अपनी मां को ना लूटना जाके भाई, या इधर आओ ही ना पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ो। बल्कि मेरी आज आप सबसे बड़ी, मैं कल ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा है इस रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, उसमें बिल्कुल ये सही लिखा था कि पाकिस्तान की तबाही सिर्फ का एक मेजर रीजन ये है कि जितने इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सारे बाहर से जाते हैं, सारे बाहर से जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या सियासत का मिजाज क्या है, और उन्हीं की तबाही और मजीद तबाही आएगी। हफीज शेख जाएगा, उसके ज़हन में मॉडल किसी और चीज का, उसको पढ़ाया कुछ और गया होगा। IMF को प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट को, और यहाँ की आइडियोलॉजी को वहां इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा, हालांकि वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और है। वहां की तो मिफ्ता इस्माइल जो है कि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब को पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। मेरे उस तरह के इंसानों को आगे आना चाहिए। ये हफीज शेख तो उर्दू भी नहीं जानते पूरे तरीके से, वो तो ब्रिटिश नहीं अमेरिकन है वो तो। सर उन्होंने, इमरान खान ने भी तो रखा था अतीक मियां, और फिर उस एक हंगामा मच गया। यहाँ पे पता नहीं उन्होंने नमाज पढ़ानी थी या उन्होंने इकोनॉमी देखनी थी, ये भी समझ नहीं आती कि हमें जिद है कि हमने किसी मुस्लिम को रखना है। आरजू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूं, आपको, आपने इस्लाम को भी नहीं समझा सही। दुनिया का कोई मजहब, सबसे पहले तो बड़ी बात मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई दुनिया का मजहब जो है वो नफरत और ये हकारत और ये सारा कुछ तकब्बर वगैरह नहीं सिखाता। और आपने जो एक ड्रामा बना दिया, एक एक गली में 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। फिर उसके बाद हिंदुओं के बारे में, माइनॉरिटीज के जो हालात आपने कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियंस, सिखों और हिंदुओं के साथ जो आप करते हैं, इंसान नहीं इस तरह करते जिस तरह आप उनसे करते हैं। रिजवाना के साथ जो किया, ये इस्लाम इजाजत देता है इसकी? बिल्कुल। कि एक 12 साल की बच्ची के दोनों बाजू तोड़ दिए और सर फाड़ के रख दिया उसका, उस औरत ने। और वो एक मुनसिफ की बीवी है, मुनसिफ की। वो उस घर में किस तरह सोता होगा रात को जाके जब बच्ची चीखती होगी, फिर उसको भी छोड़े। जिस जज ने उसकी बीवी को बेल बिफोर रेस्ट दी है, उसके क्या हालात है? मैंने आपको कल भी कहा था, आप बहसीते इंसान फेल हो रहे हैं, आप बहसीते सोसाइटी फेल हो रहे हैं। कंट्री तो पहले ही खत्म हो चुकी, कंट्री तो बनाई ही नहीं ना आपने। आपने धोखा दिया, पाकिस्तान का नाम दे के वहां से मुहाजिरीन को बुलाया और उनको जलीलो ख्वार किया। आज भी उनसे मुहाजिरीन मुहाजिरीन उनको कहते हैं आप आज भी कई सूबों के अंदर आप उनसे शेक हैंड करना लेना पसंद करते हैं। रिश्ते लेने देने तो अलग की बात है, वो उनसे साथ बैठते नहीं है ये। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बिल्कुल बात तो सही है ये। और जो एक और बात इन्होंने कही ना साजिद तारड़ साहब ने कि जी कोई मजहब जो है वो नफरत नहीं सिखाता, इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो आज दुनिया भर में लोग इस चीज के खिलाफ उतरे होते, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं कि नहीं भाई नफरत नहीं सिखाता है और ये बात है, ये चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, वरना दुनिया ऐसे ही इस्लामोफोबिक नहीं हो रही है, वैसे ही दुनिया में इस्लाम का नाम खराब नहीं हो रहा है। देखिए कई लोग मेरे कमेंट में आएंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन देखिए मैं एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। हमें जो पूरी दुनिया में दिख रहा है, जो हमारे आसपास दिख रहा है, जो चीजें हो रही हैं वो नफरत वाली हैं। जो मेवात में हुआ वो क्या है? वो नफरत वाली चीज है। कोई क्यों आके ये नहीं कहता कि नहीं जी ऐसा नहीं है, असली बात तो ये है? नहीं कहेगा, क्योंकि पता है कहेगा तो वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि बात वो है नहीं। तो इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। बाकी सारी बातों से मैं सहमत हूं कि नाम रखा पाकिस्तान, लेकिन सारे नापाक काम वहीं हो रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आज आप देखेंगे कि 75 ईयर्स बीतने के बाद भी पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है और अभी और ज्यादा बदतर होने वाली है। हमारे यहां कहते हैं कि भाई जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने जो किया है, अब उसके भरने की बारी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के नेता नहीं भरेंगे, ये पाकिस्तान के आम लोग भी भरेंगे। क्योंकि मैं किसी नेता की गलती नहीं मानता, मैं किसी आर्मी की गलती नहीं मानता, मैं उन आम लोगों की गलती मानता हूं जो इन ऑर्गेनाइजेशन या इन लोगों की गलतियों पर कुछ बोले नहीं, प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, उसको गलत नहीं ठहराया। वो उनका साथ देते रहे या चुप बैठे रहे। तो ये आप सबकी गलती है।
अगर पाकिस्तान की आवाम इस समय 22 करोड़ की है, उसमें से 1 करोड़ लोग होंगे जो मान लो कि ये सारा कंट्रोल करते होंगे, बाकी की 21 करोड़ आवाम क्या कर रही है? अरे 5 करोड़ आवाम उठ खड़ी होगी तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो सही कह रहे हैं कि एक थप्पड़ पुलिस वाला मारेगा और घर के अंदर चले जाओगे, क्योंकि आपने कभी विरोध में खड़े ही नहीं हुए। अगर खड़े होते तो मोहम्मद बिन कासिम की हिम्मत नहीं होती सिंध में आकर अटैक करने की। खैर, इस पर तो मैं ये भी कहूंगा कि हमारे वालों ने बहुत रेसिस्ट किया, क्योंकि कासिम आया था सिंध में जब, तो वहां से इस्लाम को दिल्ली तक पहुंचने में मुझे लगता है कि 500 पर 550 साल लग गए थे। तो रेसिस्ट किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, लेकिन हम में भी कुछ ऐसे थे, हम ही में से कुछ ऐसे लोग थे ना जो बिच गए, तलवार की नोक के आगे झुक गए, तो प्रॉब्लम हो गई। खैर, कुल जमा लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की हालत नाजुक से बहुत नाजुक हो चुकी है। अब पाकिस्तान के पैर कांप रहे हैं, उससे बोझ संभाला नहीं जा रहा। और बिल्कुल 4 लोग हैं, 4 विचारधाराएं हैं, 4 टुकड़े हैं। आज नहीं तो 10 साल बाद ये हो जाए। आपको इस वक्त मेरी बात बुरी लग रही होगी, इसको आपको लग रहा होगा कि जी मैं बिल्कुल आपके खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन आप एनालाइज कीजिए। 71 में जब आपका मुल्क टूटा था उसको एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आज 52 साल हो गए करीब करीब, उसको एनालाइज कीजिए। और इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद देखिए कि हो क्या रहा है। वही हो रहा है जिससे अलगाव बढ़ रहा है। क्यों किसी भी आर्मी चीफ या बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर जनरल हैं उनकी फैमिली और वो यहां पे नहीं है? रिटायर होने के बाद क्यों वो विदेशों में चले जाते हैं? जितने बड़े बड़े आपके लीडर्स हैं उन सब की जो घर हैं एक तरह से कहें वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। इमरान खान ने वो जो रखा था NSA, मोईद कोई नाम था, वो भी डुअल सिटीजनशिप थी उसके पास, वो अमेरिकी नागरिक था शायद। आप कैसे बर्दाश्त करते हैं इन चीजों को? आपकी जो एलीट है जिसके पास पाकिस्तान का कंट्रोल है वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनका घर पाकिस्तान में नहीं है, बस उनका दफ्तर है जहां पर आकर वो पैसा बनाते हैं, टैक्स के पैसे वसूलते हैं और उन सबको अपने अपने जो विदेश में बैंक हैं उनमें बैंक में ले जाकर भर देते हैं कि भविष्य में आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनकी जो अगली 8-10 पुश्तें हैं, उनको कोई कमी ना हो, अय्याशी करते रहें। वो पाकिस्तान के लोगों से निचोड़ रहे हैं और करते रहें। यही फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। भारत में कितने आर्मी जनरल हैं जो बाहर जाकर बस गए या जिनकी आलीशान कोठियां हैं? नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। कितने ऐसे PM हुए जो जाके बाहर बस गए? नहीं बसे, नहीं बसे। कितने ऐसे प्रेसिडेंट हुए जो बाहर बस गए? नहीं बसे। भारत में पैदा हुए हैं, भारत में मरे हैं, उनका खानदान भारत में। ऐसे ही हम भारत को मां नहीं कहते हैं, अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को मां का दर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए मां से बढ़कर और कोई नहीं। तो एक हमारी बायोलॉजिकल मां और एक हमारा देश, वो भी हमारी मां है। हमारी जो मिट्टी है वो हमारे लिए मां जैसी। तो इसीलिए हम कुछ भी करें, ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं, थोड़ा सा विचारधाराओं का फर्क है, सब चीज है, लेकिन जो मेजोरिटी है ना हमारे यहां, उसके लिए इस देश से बढ़कर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।